आप लोगों के साथ सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? आप एक 10,000 रुपए का फोन खरीदने से पहले इंटरनेट पे उसके बारे में 20 वीडियो देख डालते हो, 30 वीडियो देख डालते हो, उसके बारे में रिव्यूज देखते हो, ब्लॉग्स पढ़ते हो। बट जब आपको अपना घर खरीदना होता है जो लाखों का, इनफैक्ट करोड़ों का आएगा, उससे पहले आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उससे पहले आप जांच पड़ताल नहीं करते कि मुझे खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, रेंटिंग बेटर है या खरीदना बेटर है। और हो सकता है आप कभी कभी अपना भी दिमाग नहीं लगाते, दूसरों की सिर्फ सलाह सुन के आप अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हो। तो आपको करना क्या चाहिए, ये आपको आज इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है कि अगर आप घर खरीदने वाले हो तो आप पहले जो इंफॉर्मेशन आज मिलने वाली है उसे समझ लो, बिकॉज ये आज आपका दिमाग खोल देगी। इसके साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। रियल एस्टेट में करना है तो कहाँ पे करना है, और अगर नहीं करना तो फिर कहां पे करना है। तो अगर इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स आपके मन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस टॉपिक के ऊपर आपको मुझसे इंफॉर्मेशन क्यों लेनी चाहिए? देखिए, आप लाइफ के किसी भी स्टेज पर हैं आज, हो सकता है आज आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आज आप पैसे कमा रहे हो सकता है आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, या आपके पास इतना पैसा आ गया कि आप आज इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये सारी स्टेजेस मैं अपनी लाइफ में देख चुका हूं। अगर आप एक आज छोटे से घर में रहते हैं तो मैं एक टाइम पे अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके बाद अगर आप एक अच्छे घर में रहते हैं, एक फ्लोर में रहते हैं, एक अपार्टमेंट में रहते हैं, सो आई हैव लिव्ड इन अ फ्लोर। अगर आप बात करते हैं एक बड़े घर की, एक फार्म हाउस की, जहां पे स्विमिंग पूल हो अपने घर में, बड़ा सा लॉन हो, आपके पास एक बड़ा सा विला हो, आई हैव डन इट टू। एंड बात आती है अगर अपने परिवार को, अपनी फैमिली को ड्रीम हाउस गिफ्ट करने की, जो लोग सपनों में कल्पना करते हैं, दिस इज ऑल्सो व्हाट आई हैव डन। तो ये सारे फेजेस में देख चुका हूं। तो जो आज की मेरी सलाह है ये प्रैक्टिकल होगी और मोस्ट इफेक्टिव होगी। इंटरनेट पे आपने जो भी अभी तक सुना है, इनफैक्ट आपके मन में भी जो भी रियल एस्टेट से लेके क्वेश्चंस है, उन सब के ऊपर आज आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि आज आप एक छोटे घर में रहते हो, या फिर आप जिस घर में रहते हैं वो आपको पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक इट। आप जिस घर में रहते हैं आपको वो पसंद नहीं है। तो ये हुआ पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आप आज रेंट पे रहते हैं बट आप पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हो और अब आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि अब मैं अपना खुद का घर खरीद लूं। सो यहां पे दो सिनेरियो हैं, हो सकता है आप इन दोनों में से एक पर हो। बट बिफोर यू टेक एनी डिसीजन कि खरीदना चाहिए या रेंट पर रहना चाहिए, या छोटा घर ठीक है मैं बड़ा घर ले लूं, उससे पहले ये समझते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है जो हमारा घर होता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है हमारे लिए एक एसेट होता है, हमारे लिए एक एसेट है। और कुछ लोग कहते हैं, मान लेते हैं जिन लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, या फिर जिन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी और ऑथर्स को सुना है, वो कहते हैं कि घर हमारा एक लायबिलिटी होता है। वो लायबिलिटी क्यों बोलते हैं? लायबिलिटी वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप एक घर ले लेते हो आपको उसकी मेंटेनेंस करनी है। कभी प्लम्बर आएगा, कभी इलेक्ट्रीशियन आएगा, कभी पेंट कराना पड़ेगा, कभी कहीं सीलन आएगी, कभी कोई फर्नीचर का काम होगा। आप अपने घर पे पैसा लगाते जाओगे, इसे मेंटेन करने के लिए आप सर्वेंट्स रखोगे, उनकी सैलरीज दोगे, गार्डन मेंटेन करोगे, पौधे लगाओगे, बहुत सारा आपका खर्चा होगा। तो ये लायबिलिटी है अकॉर्डिंग टू सम पीपल। कुछ लोग कहते हैं आपका घर आपका एसेट है, क्योंकि आपने एक बार बना लिया भाई ये हमारी पूंजी है, हमारे लिए एक एसेट है। बट एसेट की ये लोग डेफिनेशन बोलते हैं, एसेट वो चीज होती है जो आपको पैसा कमा कर देती है। आपका घर आपको तब तक पैसा कमा कर नहीं देता जब तक आप उसे रेंट पे ना चढ़ाओ। तो क्या हम अपने घर को रेंट पे चढ़ा दें? मैं आपको बता देता हूं, ना ही तो आपके लिए आपका घर एक एसेट है, ना ही आपके लिए आपका घर एक लायबिलिटी है। तो फिर ये क्या है? आपके लिए आपका घर एक इन्वेस्टमेंट है। या तो आपने करी होगी, आपके पेरेंट्स ने करी होगी, या आप करने वाले हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट में दो चीजें हैं, या तो ये इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है, या ये इन्वेस्टमेंट बहुत बुरी हो सकती है। तो अब मैं बोल रहा हूं घर एक इन्वेस्टमेंट है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इससे मेरा मतलब क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। अगर आज आप घर लेने की सोच रहे हो, आप आज सोच रहे हो कि आप एक घर लोगे, तो आप क्या क्या लेने के लिए प्लान कर सकते हो, मैं उसके ऊपर डिस्कशन कर लेता हूं और फिर हम बात करेंगे कि आपके लिए सही क्या है। तो मान लेते हैं एक जगह पर आप अपने लिए घर प्लान कर रहे हो, जहां पर आप एक लैंड ले लेंगे और लैंड पे या तो घर बनाओगे या बना बनाया घर होगा। पहले से ही एक लैंड के ऊपर एक घर बना होगा, बड़ा है तो उसे विला बोलो, मेंशन बोलो, बंगलो बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हमारे लिए ऑप्शन नंबर 1 है। हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आज हमारे पास जितने पैसे हैं उसमें एक छोटी लैंड आएगी, तो हम थोड़ा बड़ा स्पेस ले लेते हैं, हम एक बिल्डर फ्लोर ले लेते हैं। जैसे ही हम बिल्डर फ्लोर वाले ऑप्शन पर जाते हैं, हमारे पास
जगह ज़्यादा मिल जाएगी, हमारे पास कमरे ज़्यादा आ जाएंगे, कल को हमारी फैमिली बड़ी होगी, हमारे पास एक एडवांटेज है। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम फ्लैट ले लेते हैं। आजकल लोग अपार्टमेंट्स में फ्लैट लेते हैं ना, तो फ्लैट लेते हैं। फ्लैट और फ्लोर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो आपका बिल्डर फ्लोर होगा, आपने देखा होगा एक लैंड के ऊपर एक बिल्डर क्या करता है, एक पार्किंग बना देता है, फिर 1 2 3 4 माले बन जाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे आपके लिए एक नीचे पार्किंग हो गई। तो इस तरीके से जब बनते हैं तो ये एक फ्लोर हुआ। बट जो फ्लैट के होते हैं जी, हाई राइज में आपने ले लिया, एक टावर है उसमें 50 माले हैं, 25 माले हैं, और आपका यहाँ पे किसी जगह पे 1 2 3 4 नंबर इस तरीके से आपका एक फ्लैट है। अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, ये तो हुआ आपका लैंड पे, वो हुआ आपका फ्लैट, ये हुआ आपका बिल्डर फ्लोर। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें पैसा लगाना है तो लगाना कहाँ है और कहाँ पे लगाने से बचना है। देखिए, अगर आप घर ले रहे हैं तो आज इस चीज़ को समझते हैं। आज हम अपने लिए घर ले रहे हैं, हम घर लेते क्यों हैं? वाई डू वी बाय अ हाउस? देखो, हमें रहना है, छत चाहिए, बट उसमें कुछ फैक्टर्स है। नंबर 1 फैक्टर, सबसे पहले हम देखते हैं सिक्योरिटी को, दूसरा हम देखते हैं फैसिलिटीज को, तीसरा हम देखते हैं हमें जगह कितनी मिल रही है, एरिया को, हमें एरिया कितना मिल रहा है, फोर्थ हम देखते हैं लोकेलिटी को, और फाइनली जो हम देखते नहीं है जो बट वो देखना चाहिए, वो होता है आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपने ये समझ लिया तो आपके पैसे बचने वाले हैं बहुत सारे। मैं क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि अब हम इसे कंपेयर करने वाले हैं। देखिए, एक लैंड है, उस पे घर बना हुआ है, उसमें सिक्योरिटी क्या होगी? सिक्योरिटी होगी जो एक तो उस कॉलोनी की सिक्योरिटी, उस लोकेलिटी की सिक्योरिटी है, दूसरा आपके अपने घर का ताला। तो अगर कॉलोनी में सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी कहीं से आ जा सकता है, तो बस आपके पास 1 टायर सिक्योरिटी रह जाती है। क्या रह जाती है? 1 टायर सिक्योरिटी। और 1 टायर सिक्योरिटी को अगर मुझे 5 स्टार में से कोई स्टार देने हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टार दूंगा। दूसरा, अगर हम बिल्डर फ्लोर की बात करते हैं सेम सिक्योरिटी के सिनेरियो में, तो यहां पर 2 टायर सिक्योरिटी आ सकती है आपके लिए, जनरली 1 भी हो सकती है कि आप नीचे चारों मिलके गार्ड रख लेते हैं। गार्ड आप अपने घर के बाहर भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपके लिए सिक्योरिटी हो जाएगी, बट उतनी ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बंदे को अंदर घुसना है आपके घर के, मान लो आप यहाँ पे टॉप फ्लोर पे रहते हो, तो उसे पहले यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा, फिर वो लिफ्ट से या स्टेयर से आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। कहने का मतलब है कि थोड़ी सी सिक्योरिटी एडवांटेज है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी जनरली वीक ही होती है। तो अगर मेरे को 5 स्टार में से कुछ देना होगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 स्टार दे दूंगा इसे। सिक्योरिटी में थोड़ी सी ज़्यादा, बस, ज़्यादा फर्क नहीं है। बट अब यहाँ पे आप समझिए, अपना घर हो गया, ठीक है, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे भी बिल्डर फ्लोर में भी लोकेलिटी पर डिपेंड करता है, बट फ्लैट में ऐसा नहीं होता। फ्लैट में आपको कभी कभी 3 टायर सिक्योरिटी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब कोई सिक्योरिटी के अंदर आता है, मतलब आपकी सोसाइटी के अंदर आता है, सॉरी, तो ये आपका जो टावर है, वो टावर से बहुत पहले यहाँ पे गेट होगा, यहाँ पे गार्ड खड़े होंगे। ये किसी से भी जाने से पहले पूछेंगे, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? वो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे जो आपका टावर है उसके नीचे एक और गार्ड बैठा होगा, वो पूछेगा हाँ जी कहाँ जा रहे हो। उसके बाद आपके अपना इंटरनल फ्लोर का लॉक, आपके पास अपना भी गेट है, तो यहाँ पे आ जाती है 3 टायर सिक्योरिटी। अब जब हम 3 टायर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी हाई है। तो अगर आपको सिक्योर रहना है, सो आप अपने घर के अंदर आप अपनी जान माल की सिक्योरिटी चाहते हो, आपके पास ज्वेलरी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप नहीं चाहते चोरी हो, तो चोरी होने के चांसेस कम है फ्लैट्स के अंदर कंपेयर टू अगर आपका इंडिपेंडेंट घर है या बिल्डर फ्लोर है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, फैसिलिटीज़ के ऊपर। अब जब हम फैसिलिटीज़ की बात करें, ये कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, ये आप यहाँ से समझ पाएंगे। जब आप किसी अपार्टमेंट की बात करते हैं, जब बिल्डर बेचता है ना कोई फ्लैट को, तो वो क्या दिखाता है, हमारे पास जी हमारी सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, हमारे पास जी क्लब हाउस है, हमारे पास जी अपना जिम है, हमारे पास जी अपना सोना है, स्पा है, रेस्टोरेंट्स हैं, गोल्फ कोर्स है, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे वो आपको बहुत सारी चीज़ें बोलता है, प्रॉमिस करता है कि ये सब आपको मिलेगा। ये हो गया फैसिलिटीज़। बट ये फैसिलिटीज़ ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो लैंड पे घर ले रहा है उसके पास हो सकता है उस कॉलोनी के अंदर कोई कम्युनिटी सेंटर हो, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाए। बट यहाँ पे वो सारी जो सेल्स करता है वो जनरली फैसिलिटीज़ के नाम पर करता है कि जी क्रिकेट खेलने की जगह मिलेगी, टेनिस खेलने की जगह मिलेगी, बैडमिंटन खेलने की जगह मिलेगी, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो ये फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं फ्लैट में, अपार्टमेंट में। सिक्योरिटी भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, फैसिलिटी भी वहाँ पर है।
अब आपको लग रहा होगा कि हाँ हमें फ्लैट खरीदना चाहिए, रुक जाओ क्योंकि मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे भी फैसिलिटीज वही है जितनी यहाँ पर है, तो ये टोटली डिपेंडेंट है। 2 स्टार ही मैं दूंगा यहाँ पे भी हम 2 स्टार ही रखेंगे, और यहाँ पे हम 5 स्टार कह सकते हैं इसे भी। तो यहाँ पे हमने फैसिलिटीज को 5 स्टार दे दिए हैं, सिक्योरिटी को 5 स्टार दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम एरिया की बात करते हैं। अब आपको सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पे मिलेगा, आप ये समझिए। जब आप एक बिल्डर फ्लोर लेने जाते हैं, मान लेते हैं आपके पास बजट है जी 3 करोड़ रुपए का, तो आपको एक बहुत बड़ा सा लग्जूरियस, मान लेते हैं 500 गज का, 500 स्क्वायर यार्ड्स का आपको यहाँ पे एक बिल्डर फ्लोर मिल जाएगा। बट अगर उसी 3 करोड़ में आप लैंड लेने जाओगे तो हो सकता है आपको लैंड सिर्फ 175 गज की मिले, या उसके आसपास थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो आपको लैंड बहुत कम एरिया मिल रहा है, वहाँ पे आपको बहुत बड़ा एरिया मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। बट अगर आप इसी पे मल्टी स्टोरी कर देते हो, अगर आपके पास आप लैंड पे 1 फ्लोर ना रख के 2 फ्लोर बना दो, तो ये एरिया आपके पास डबल हो गया। अगर आपने 3 बना दिए तो आपके पास ये एरिया ट्रिपल हो गया। तो अपना ड्यूप्लेक्स ट्रिप्लेक्स आप कितना भी कुछ कर सकते हो। फ्लैट के अंदर आपको जो एरिया मिलता है वो कंपैरेटिवली सबसे कम मिलता है। होता क्या है यहाँ पे, जब आप उतने ही बजट में अब बिल्डर फ्लोर की जगह आप अपार्टमेंट में जाओगे, आप देखोगे यहाँ पे आपको एरिया मिलेगा, मान लेते हैं 360 स्क्वायर यार्ड्स। अब 360 गज मिल रहा है, बट ये एक्चुअली में 360 भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बोल के बेचते हैं आपको 360। अगर आप कभी भी फ्लैट खरीदने जाओ तो उनसे आप पूछना भाई क्या एरिया है, वो बोलेंगे जी इतना है, 250 है, 300 है, 500 है, कुछ भी बोलेंगे। उसके बाद आप उनसे पूछना जी कारपेट एरिया कितना है। जब कारपेट एरिया की बात आएगी ना तो वो बोलेंगे जी वो तो सिर्फ 300 स्क्वायर यार्ड्स है। तो भाई पैसे 360 के क्यों देने, कह रहे पैसे पूरे के लगेंगे। वो कहेंगे जी आपका कॉमन एरिया भी हम कवर करेंगे, आपके बहुत सारा जो एरिया है ना जो वेस्टेज जा रही है वो भी आपको उसके पैसे लेंगे। वो कहेंगे भाई हम आपको फैसिलिटीज दे तो रहे, बनाने में तो वो भी हमारी कॉस्टिंग गई है, वो आपको यहाँ पे ठग लेते हैं। तो आपको एक्चुअल में फ्लैट में एरिया सबसे कम मिलता है। तो अब आपको एरिया भी समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, जब हमने बात करी लोकेलिटी की, लैंड की वैल्यू टोटली फैक्टर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लैंड है कहाँ पे, किस लोकेलिटी के अंदर है। सिमिलरली आपका जो बिल्डर फ्लोर है उसमें भी लोकेलिटी इसीलिए मैटर करती है कि वो है कहाँ पर। भाई अगर आप जंगल में लैंड लेके 4 मंजिल बना दोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं है, फैसिलिटीज़ तो है ही नहीं। तो लोकेलिटी बहुत मैटर करती है। अब होता क्या, जब अपार्टमेंट्स होते हैं तो ये आप जनरली देखोगे दूर दूर होते हैं, सिटी के अंदर भी हो सकते हैं, ज़्यादातर सिटी से बाहर होते हैं। तो वो अपनी ही एक टाउनशिप बना देते हैं, वो कहते हैं जी हमारा खुद का छोटी सी सिटी यही है। तो यहाँ पे फर्क इससे पड़ता है कि आपकी लोकेलिटी के आसपास फैसिलिटीज क्या हैं, जैसे कि स्कूल चाहिए होता है, जैसे कि हॉस्पिटल चाहिए होता है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, जैसे कि मेट्रो। तो कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। सो अगर आपकी सोसाइटी बहुत दूर है सिटी से तो आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है ट्रैवलिंग में, वो एक अलग बात है। तो लोकेलिटी आपको बड़ा ध्यान रखना है कभी भी खरीदना है, क्योंकि देखो जो प्रॉपर्टी की कीमत है, जो मेन जो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेलिटी। अगर आपकी दिल्ली के अंदर घर है और वो सीपी के पास है, एक अच्छे एरिया के अंदर है, वहाँ का रेट ज़्यादा होगा। साउथ दिल्ली के अंदर है, रेट ज़्यादा होगा। वहीं पे अगर ईस्ट दिल्ली में है तो ईस्ट दिल्ली के नाम पे ही कम होगा रेट, क्योंकि यहाँ पे फ़र्क किससे पड़ता है, लोकेलिटी से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी प्रॉपर्टी में एक ही चीज़ है, वो कहाँ पर है। अगर वो आपकी प्रॉपर्टी अच्छी जगह पर है रेट ज़्यादा होगा, अच्छी जगह पर नहीं है रेट कम होगा। अब फाइनली बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अब आपने सब कुछ समझ लिया, सिक्योरिटी मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है, एरिया कम मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, आपकी लोकेलिटी भी आप देख लेंगे। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा लगाने वाले हैं। देखो जी अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको देखना वो पैसा कितने टाइम में बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ना ज़रूरी है। आज हम कुछ भी खरीद रहे हैं, मैंने बोला आपके लिए एक रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट है, अच्छी है बुरी है, अब आपको कंपैरिजन करना है वो क्या है। देखो अगर आप लैंड लेते हो तो लैंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं आता, जिसके रेट कभी कम नहीं जाते, बढ़ते ही हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से दबा के बढ़ रही है, लोग बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। वो बच्चे जब बड़े होंगे, कमाएंगे, कमाऊ भूत बनेंगे, वो अपना घर खरीदेंगे। अब जब घर खरीदने आएंगे तो घर खरीदने के लिए भाई लैंड चाहिए ना, लैंड के ऊपर ही तो घर बनेगा। तो लैंड आज नहीं तो कल बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बढ़नी ही होती है। अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल लूं, मैं लैंड में इन्वेस्टमेंट को बेस्ट इन्वेस्टमेंट समझता हूं। अभी मैंने रिसेंटली 6 महीने पहले एक इन्वेस्टमेंट करी लैंड में, मेरे को 2 करोड़ का एप्रिसिएशन मिल चुका है सिर्फ 6 महीने के अंदर। बहुत अच्छा रिटर्न है,
क्यों रिटर्न आया है ये 2 करोड़ रुपए का? क्योंकि लैंड में इन्वेस्टमेंट करी। क्या ये सेम इतनी रिटर्न्स क्या बिल्डर फ्लोर पे मिलती? एक मेरे को ऑफर आया था आज से 9 महीने पहले कि जी एक 500 गज का फ्लोर है गुड़गांव के अंदर। अगर कुछ लोग दिल्ली एनसीआर की जानकारी रखते हो तो मैं बता रहा हूँ, 500 गज का फ्लोर मेरे पास ऑफर आया है 2.4 CR में खरीदने का, और मार्केट में 500 गज का फ्लोर 9 महीने पहले तकरीबन 2.75 से मिनिमम था स्टार्टिंग। तो मेरे पास ऑफर आया जी 2.4 में खरीद लो। आई कुड बाय फॉर 2.4, रेडी डील। बट मैंने अपना पैसा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन करी जो लोग करते नहीं है, वहीं पे वो बेवकूफ़ी करते हैं। आज ये 2.4 को 3 मान लेते हैं क्योंकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 3 करोड़ की चीज़ है जी, 3 करोड़ की चीज़ मैं खरीदूंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टैम्प पेपर के पैसे दूंगा, स्टैम्प ड्यूटी दूंगा। लड़कों के नाम पे अगर खरीदते हो, जैसे मैं अपने नाम पे खरीदूंगा तो 7% मुझे स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर मैं अपनी वाइफ या मम्मी के नाम पे खरीदता हूं तो 5% की स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। दूसरा, जो ब्रोकर है, जो वो दिलवार है, वो अपनी कमीशन लेगा। अब वो अगर अपनी कमीशन लेगा और 1% की भी कमीशन लेता है तो आप यहाँ पर देखो 3 लाख रुपए तो भाई साहब इसके हो गए। और अगर मान लो मैं अपनी मदर के नाम पर ले लेता हूँ, यहाँ पे 5% के अगर आप पेपर भी लगाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे 5%, 15 लाख रुपए के पेपर हो गए। 15 लाख रुपए यहाँ पर दिए मैंने, 3 लाख रुपए मैंने वहाँ पर दिए, 18 लाख रुपए। और अभी मैं 3 करोड़ मान रहा हूँ तो ये 3 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे 3 करोड़ 18 लाख रुपए की स्ट्रेट अवे पड़ गई। और कुछ एरियाज हैं जहाँ पे अगर आप लेते हो तो वहाँ पे आपको एडिशनल पेमेंट्स देनी होती हैं अलग अलग चीज़ों की। तो अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर ये मान लो फ्लैट खरीदते तो वहाँ पे आपको मेंटेनेंस देनी पड़ जाती, हो सकता है 1 साल की 2 साल की एक्स्ट्रा देनी पड़ जाती, पार्किंग जैसी चीज़ भी खरीदनी पड़ती है। तो ये मुझे 3 करोड़ 18 लाख रुपये बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पे 2.4 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो आप मान के चलो मुझे 2.4 का नहीं पड़ा, 2.55 का पड़ गया, मुझे कॉस्ट कर गया। अब अगर मैं इसे बेचने जाऊंगा तो मार्केट में अब मैं क्या करूंगा, जितने का मैंने खरीदा उतने का ही बेच दूंगा। मैं चाहता हूं कुछ मुझे मिले, पैसा लगाया मैंने। अगर मैं इसे 2.75 का भी बेचने जाऊंगा ना, लोग नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि 2.75 में तो और भी नए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहां पे लोगों को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता ही नहीं है। जहां पे 6 महीने में 2 करोड़ का फायदा हो गया, यहां पे 10 लाख रुपए का फायदा होना मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही अगर आप बेचने के लिए निकलोगे, आपने 2 साल 3 साल यूज किया, वो पुराना हो गया। यहाँ पे फ्लैट्स एंड फ्लोर्स आर लाइक सेकेंड हैंड कार्स, वो पुरानी हो गई भाई, नया ऑप्शन अवेलेबल है उतने ही पैसों में, तो उसे क्यों ना खरीदे। सेकेंड हैंड गाड़ी फिर भी सस्ती मिलती है, कोई अपनी प्रॉपर्टी सस्ती में थोड़ी बेचता है। तो यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता। और फ्लैट्स में तो यहाँ पे तो और ज्यादा दिक्कत है। क्यों? आप देखो तो सही कितनी ज़्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल है। मैं जाके एक नया खरीदूंगा, बिल्डर मुझे डिस्काउंट दे देगा, मैं बिल्डर से खरीद लूंगा। अगर कोई अपना खरीद के मुझे बेचेगा तो मैं उससे क्यों खरीदूं? क्योंकि आप समझ रहे हो कि स्टैम्प ड्यूटी का पे करना है, ब्रोकरेज का पे करना है। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज नॉट वर्थ इट। बट इफ यू बाय लैंड यू आर द किंग। अगर आप लैंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आप किंग हो। अब अगर हम रहने की बात करते हैं तो भाई अगर आप रेंट पे रहना चाहते हो, फ्लोर ले लो, बड़ी जगह मिल जाएगी, फ्लैट ले लो, फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो अगर रेंट पे रहना है तो फिर यार ऐसी जगह पे मत रहो जहाँ पे लैंड पे आप पूरा घर बना के रह रहे हो या घर के अंदर रह रहे हो, उसमें बड़े सारे मेंटेनेंस के चोचले हैं। आप फ्लैट में रहो, बेस्ट है, फैसिलिटीज एंजॉय करो अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो, और अगर आप रेंट पे रहना चाहते हो तो। बट अगर आप कहते हो कि अब मैं अगर अपने पैसे को लगाना चाहता हूँ, अब कुछ लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे, अब बड़े ध्यान से समझना क्योंकि जो अब मैं बताऊंगा ये आपको इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा, ना इसका कोई कंपैरिजन देता है। आज एक बंदा कमा रहा है, मान लेते हैं वो उसकी इनकम है, कुछ भी ले लेते हैं, 30,000 की इनकम है, 50,000 की इनकम है महीने की, 1 लाख रुपए की इनकम है। यहाँ पे 1 लाख की इनकम ले लेते हैं, इसकी 1 लाख रुपए की इनकम है, कुछ भी इनकम हो सकती है एक बंदे की। इनकम के बाद वो सोचता है जी मैं EMI पे मैं खरीद लूंगा, आई विल बाय ऑन EMI। और दूसरा ऑप्शन है कि वो रेंट पे रहता रहे और वो रेंट पे मजे करे। आपको ज्यादातर लोग इंटरनेट पे क्या बोलेंगे? रेंट पे रहो, EMI पे बिल्कुल मत लेना। वेल, यहां पे जो मैं आपको अब बताऊंगा आपके होश उड़ा देगी वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब आपको जो कंपैरिजन करना है ना वो समझना है। आपको लोग बोलेंगे कि जी, और जो सच भी है कि मान लो अगर आप 3 करोड़ का बिल्डर फ्लोर लेते हो तो आपने उसे खरीद लिया। मैं फ्लोर के अगेंस्ट हूँ, पहले बोल रहा हूँ, मैं तो लैंड के फेवर में हूँ।
आप अपने घर, विला, बंगलो, इसके फेवर में हूं मैं। बट एनीवेज, अब अगर आपने 3 करोड़ रुपए का, मान लेते हैं कोई भी घर है, विला है, कुछ भी है, वो ले लिया, तो यहीं पे अगर आपने इसे खरीदा तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। इनफैक्ट मैंने आपको बताया एडिशनल आपके पैसे कितने लगने वाले हैं। यहाँ पे 3 करोड़ 18 लाख रुपए तो ये पहले ही हो गए। अब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। आप अगर इसे रेंट पे डालोगे ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको सालाना 2 से 3% ही आएगा। तो 3 करोड़ का 2% होता है 6 लाख रुपए सालाना, 6 लाख रुपए सालाना। तो मंथली अगर आप रेंट पे देखेंगे तो 50,000 पर मंथ के रेंट पे आपको आज की डेट में वो घर मिल जाएगा जो 3 करोड़ रुपए का है। अगर सिमिलरली वो 1 करोड़ रुपए का है तो 1 करोड़ रुपए का सालाना हो गया 2 लाख रुपए। अगर आप मंथली देखेंगे तो वो आपको 17 से 18,000 रुपए पर मंथ में मिल जाएगा वो घर जो 1 करोड़ रुपए का होगा। और ये जो मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं, जो एक्चुअल कॉस्ट का है और एक्चुअल कॉस्ट पे जो आप रेंट देते हो, वो सिर्फ सालाना 2% की रिटर्न है, सालाना। तो वो कोई बहुत बड़ी रिटर्न नहीं है। बट ठीक है, लोग खरीद के रेंट पे देते हैं, वो रेंटल इनकम को समझते होंगे। बट अब हम बात करते हैं, अब आपको लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्यों 3 करोड़ रुपए लगाने हैं, यहाँ पे क्यों 1 करोड़ रुपए लगाना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप घर की बात कर रहे हो, एक ऐसे घर में रह रहे हो जो 1 करोड़ का है, 3 करोड़ का है। अब आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं जो आपकी होश उड़ाएगी। लेट्स टॉक प्रैक्टिकल। अब हम थोड़े से फिगर्स की बात करते हैं। मान लेते हैं आज आप एक ऐसे घर की बात करते हो मेरे साथ, जो आज आपका घर, एक सेकेंड, हम होम लोन पे जाते हैं। आज आप एक ऐसे घर की बात करते हो मेरे साथ, वेट, ठीक है, आज हम एक ऐसे घर की बात करते हैं जो आज 1 करोड़ रुपए का है। आज 1 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है। ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, 20 साल पहले चले जाते हैं। आज से 20 साल पहले उस 1 करोड़ रुपए के घर, इनफैक्ट लैंड की क्या वैल्यू रही होगी, जरा सोचो। आप कहेंगे सर आज जो 1 करोड़ रुपए का है, आज से 20 साल पहले तो शायद वो सिर्फ 10 लाख रुपए का होगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप एक्चुअल में अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से पूछिए, या जिस भी लोकेलिटी में आप घर लेना चाहते हैं, जिस भी लोकेलिटी में, वहां पे जाइए जहां पे लैंड की वैल्यू पता कीजिए कि अगर कोई चीज़ आज 1 करोड़ रुपए की है तो आज से 20 साल पहले वो कितने की थी। आप देख के शॉक हो जाएंगे, वो 10 लाख या उससे भी कम की होगी। सिर्फ 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो अगर आप आज से 20 साल पहले 10 लाख रुपए की वो चीज़ ले लेते, 10 लाख रुपए की वो चीज ले लेते, और मैं कहता हूं आप पूरा का पूरा लोन कराते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पूरा लोन ले लिया। अब ऐसा मिलता नहीं है, वो तो आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, बट मान लेते हैं आपने पूरा लोन भी कराया 10 लाख का, पूरे 10 लाख का। तो अगर आपने 20 साल के लिए लिया और आपको 9% पे भी मिला था, आप मंथली उसका यहाँ पे उस टाइम के हिसाब से ऑलमोस्ट 9,000 रुपए की किस्त देते हुए आ रहे थे, और आपने 20 साल में 21 लाख रुपए से ऊपर दे दिया, 21.5 लाख। बट आज आपके 21 लाख रुपए की वैल्यू क्या हो गई, 1 करोड़ रुपए। 21 लाख रुपए बन गया 1 करोड़ रुपए। अभी मैंने सिर्फ ये बोला आपने 21 लाख दिए, एक्चुअल में आपने 21 लाख भी नहीं दिए। अब आप वो पूछोगे वो कैसे, चलो आपको ये भी सिखाते हैं वो कैसे, क्योंकि बहुत कम लोग आपको ऐसे सिखाएंगे। जब आप ITR फिल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करते हो, तो जब आप होम लोन ले लेते हो, आपने होम लोन लिया, तो आपको पता आपके होम लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, आपको इस इंटरेस्ट पे अप टू 2 लाख रुपीस की डिडक्शन मिलती है। मतलब इस 2 लाख रुपए पे आपको टैक्स नहीं देना, आपका टैक्स बच गया। कितना टैक्स बच गया, मोटा मोटा अगर आप 30% दे रहे थे तो आपको 60,000 का बेनिफिट यहाँ पे हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर आपको अगेन 2 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है आपकी ITR फाइल करने में। तो यहाँ पे जो लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि हमने मान लो 21 लाख रुपए दिया, तो वो एक्चुअल में 21 लाख रुपए भी नहीं है, 21.5 लाख रुपए भी नहीं है, उसमें आप छूट भी ले चुके हो, डिडक्शंस भी ले चुके हो, और आपकी चीज़ की वैल्यू भी 1 करोड़ रुपए हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ बात करते हैं। आपने घर नहीं लिया, नहीं लिया आपने घर, आपने तो जी उसका रेंट दिया। अब आज इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। आज से 20 साल पहले कोई घर 10 लाख रुपए का था, धीरे धीरे उसका रेंट भी बढ़ता चला जाएगा।
तो अगर 10 लाख रुपए का सालाना बात करें, 2% पहले हो सकता है 3% भी रेंट होता हो, तो 3% 10 लाख रुपए का कितना हुआ? 30,000। सालाना कितना हुआ? आपका पर मंथ के हिसाब से लगाओगे तो 2-2.5 रुपए में उस इंसान को घर मिल जाता जो वो 10 लाख रुपए का घर लेता। बट वो 2-2.5 हज़ार रुपए, अगर आज कोई इंसान 20 साल से रेंट पे रह रहा है तो उससे पूछना, उसका वो 2-2.5 हज़ार रुपए आज आते आते 12-15 हज़ार रुपए हो चुके होंगे। तो वो ईएमआई तो फिक्स ही देता। ईएमआई अगर वो फिक्स देता तो उसका फायदा होता। अब अगर कोई घर खरीद लेता और वो 2.5 हज़ार रुपए बचा के कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता, मान लेते हैं इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर देता, वो हम सिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो अगर वो सिर्फ 2.5 हज़ार रुपए, ज़्यादा नहीं, 2.5 हज़ार रुपए, 2.5 हज़ार रुपये अलग से जोड़ लिए हमने, और वो हमने कितने साल के लिए जोड़े? 20 साल के लिए। आप यहाँ पर देखो वो 43 लाख रुपीज़ अलग से हो चुके होते हैं। दिया सिर्फ 6 लाख रुपए रेंट, बट वही, और यहाँ पे बात क्या है कि सिर्फ 2.5 हज़ार दे रहा है। धीरे धीरे तो रेंट बढ़ता है, बट यहाँ पे हम मान के चल रहे रेंट बढ़ा ही नहीं। तो आप देखो उसकी सिर्फ 2.5 हज़ार रुपए की जो कीमत है वो 43 लाख रुपीस हो सकती है। बट ये सब इन्फॉर्मेशन ना नोबडी इज गोइंग टू टीच यू, बिकॉज लोग चाहते ही नहीं आप ये सब सीखो। लोग तो चाहते हैं आप सिंपली अपने पैसे को वेस्ट कर दो। तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि आप अगर आज एक इन्वेस्टमेंट करने वाले हो लैंड के ऊपर, अब मेरी बात को और बड़े ध्यान से समझना, और बड़े ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो एप्रिसिएशन है वो ज़बरदस्त है। अगर आपने आज एक घर खरीदना है 1 करोड़ रुपए का, और वो घर है, तो मैं आपको बोल रहा हूं आप खरीद डालो। अगर उसकी लोकेलिटी अच्छी है, जो हमने पहले सारी चीजें डिस्कस करी थी वो सब बढ़िया है, तो आप उस घर को खरीद डालो, और वो भी ईएमआई पे खरीद डालो। अब इसको अगर आप ईएमआई पे खरीदते हो तो आपके लिए बेनिफिट क्या है आप ये समझो। सॉरी, कैलकुलेटर की भी हमें जरूरत नहीं है। अगर आप ईएमआई पर खरीदते हो आपको फायदा क्या है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। आप सिंपली होम लोन कैलकुलेटर पे जाओ। मान लेते हैं आपने 1 करोड़ के पूरे 1 करोड़ का लोन ले लिया। अब मैं आपको जो और बताऊंगा ना ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 करोड़ के 1 करोड़ का लोन ले लिया 20 साल के लिए। आपकी बड़ी मोटी सी किश्त आ गई, बड़ी मोटी सी किश्त आ गई, और आपने 2 करोड़ 15 लाख रुपए दिए भी। बट आज से 20 साल के बाद आपके इस घर की जो 1 करोड़ रुपए का घर है ना, इसकी 1 करोड़ की कीमत होगी नहीं, इसकी कीमत होगी 5 करोड़ रुपए। और अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप अपने आसपास चेक करो ना, 20 साल में प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन कहाँ जा रहा है, और रियल एस्टेट आगे भी दौड़ेगा। अगर वो अच्छी लोकेलिटी है, लोग आएंगे और रहेंगे, लोगों को जगह चाहिए रहने की। अगर जिसके पास लैंड है ही विल बी द किंग। आपकी ये इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आप ये नहीं करते, आप रेंट देते हो, तो रेंट तो आप दे रहे हो, उसमें भी आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हो अगर आप बिजनेस करते हो तो। बट आप मान लो आप रेंट देते, तो आपने देखा अगर एक इंसान 1 करोड़ रुपए का घर ले रहा है रेंट पे तो 17 से 18 हज़ार दे रहा है। बट इस 18 हज़ार से भी क्या हो सकता है इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि ये 18 हज़ार रुपये वेस्ट नहीं है। अगर इसी 18 हज़ार रुपये को इन्वेस्ट कर दिया जाए, आप अगर यहाँ पर देखेंगे इसी 18 हज़ार रुपये को इन्वेस्ट कर दिया जाए 20 साल के लिए, और सिंपल म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स में डाल दिया जाए, तो यही आपका 3 करोड़ 15 लाख रुपए हो जाता है। आप गैप देख रहे हो, 1 करोड़ रुपए के लिए आप जिस जगह पर रह रहे हो और वहां पे आप रेंट देते जा रहे हो। वेल, रेंट देना कब बेटर है, मैं रेंट देने के अगेंस्ट में नहीं हूं। रेंट देना कब तक बेटर है, जब तक आपको ये फिक्स नहीं है कि आपको रहना कहां पर है। मान लीजिए आपकी एक जॉब है जो चेंज होती रहती है, आज आपको उन्होंने उठा के गुड़गांव में कर दिया प्लेस, कल को नोएडा में कर दिया, उसके बाद आपको बैंगलोर में भेज दिया। वेल, अब यहाँ पे आपको अपने पास पैसे रखने चाहिए, डेफिनेटली रखने चाहिए। बट जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट, आप जहां से भी बिलोंग करते हो आप वहां पे कर सकते हो। इट इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर आप, कुछ लोग कहेंगे जी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट मत करो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सीखो। आप एक बार में, देखो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए यू नीड एन अमाउंट, बट अगर आप यहाँ पे अमाउंट लगा भी रहे हो ना, आप अपनी कैपिटल बना रहे हो, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे। अगर आपका 1 करोड़ रुपए का घर बन जाता है, ईएमआई आपने धीरे धीरे दी, वो पैसा खर्च हो जाता। बट यहाँ पे जब आपके पास 1 करोड़ रुपए का घर बन गया, या आपने कभी भी अपना रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके उसे सेल किया, आपके पास यहाँ पे वाइट में 1 करोड़ रुपए मान लो आ गया, अगर ये वाइट का पैसा है तो। अब होता क्या है रियल एस्टेट के अंदर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 2 तरीके के रेट होते हैं, एक होता है मार्केट रेट और एक होता है सर्कल रेट। अब मार्केट रेट तो आप और हम डिसाइड करते हैं कि एक
प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू होना चाहिए, सर्कल रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जनरली 95% टाइम सर्कल रेट कम होता है मार्केट रेट से, मतलब मार्केट रेट हमेशा ज़्यादा ही होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी की मैं अगर बात कर रहा हूँ, मान लो वो 3 करोड़ रुपए की मार्केट प्राइस है, तो हो सकता है उसका सर्कल रेट सिर्फ 1.5 CR हो। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप देखेंगे सर्कल रेट भी इंक्रीज करता है। आपने अगर होम लोन लिया तो आपको होम लोन आपको सर्कल रेट में मिलेगा, तो आप ट्राई करो, आप जितना ज़्यादा वाइट में पे कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, क्योंकि जब आप लोन के लिए, क्योंकि जो बैंक भी है वो भी समझदार है, उसे भी पता है कि हम मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको होम लोन देंगे, तो वो करते क्या है, सर्कल रेट के बाद आपको फिक्सचर्स एंड फर्नीचर्स के लिए ऊपर भी लोन दे देते हैं। तो उन्हें भी पता सर्कल रेट 1.5 करोड़ रुपए का है, बट वो आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं मान लो 2 करोड़ या 2.25 करोड़ रुपए का। अब उन्होंने 2.25 करोड़ का लोन दे दिया, अगर उन्होंने 2.25 करोड़ का आपको लोन दे दिया, उसके बाद क्या, जब आप इसे पे करोगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू जो भी है, जब भी आप सेल करोगे, आपने जितना वाइट में पे किया आप उससे कम एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो ये आपकी वाइट की कैपिटल भी बनेगी। अब लोगों को इंडिया में कैपिटल बनाना नहीं आता, क्योंकि आप जब भी कुछ बड़ा काम करना चाहते हो यू नीड कैपिटल इन वाइट, और वाइट वो पैसा होता है जिस पे टैक्स दिया गया हो। अब आप धीरे धीरे जब EMI देते हो तब ये पता नहीं लगता, क्योंकि इकट्ठा मान लो आज आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, तो 1 करोड़ रुपए पे पहले आपके पास इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, जी 1 करोड़ रुपए कमा लिया, अब आपको टैक्स देना है। कितना? आपको लगता होगा सिर्फ 30%, आपको गलत लगता है मेरे भाई। आपको चलो लोगों ने बताया होगा 5 लाख रुपए तक टैक्स देना नहीं होता, उसके बाद आपको थोड़ा सा टैक्स देना है, 10% का स्लैब है, 20 का है, फिर 30 का हो जाता है 10 लाख के बाद। बट आपको ये किसी ने नहीं बताया कि 50 लाख के बाद आपके ऊपर सेस लगना शुरू हो जाएंगे, एडिशनल इनकम चार्जेस होंगे, और अगर वो इनकम आपने सर्विसेज से कमाई या किसी और तरीके से कमाई तो 18% का GST भी देना पड़ेगा। तो आप 50% का टैक्स दोगे मेरे भाई, 50% का। 1 करोड़ रुपए कमा के 50 लाख का टैक्स। आपको लग रहा होगा ये 1 करोड़ रुपए कमा के 50 लाख का टैक्स, माय गॉड, मैं तो नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है पॉसिबल, आपको देना पड़ता है। जब मैंने देने शुरू करे ना, तब मुझे पता लगा कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता, नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। आपकी इनकम जब अच्छी खासी जाती है तो अच्छा खासा टैक्स लेने भी आ जाते हैं, बट यस देयर इज समथिंग कॉल्ड टैक्स प्लानिंग, जिससे आप बहुत सारा अपना टैक्स बचा भी सकते हो, वो भी लीगली, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। बट रियल एस्टेट के अंदर जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है आपको, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है आपका, वो इससे तो बहुत कम होता है। तो जो रियल एस्टेट वाले होते हैं वो एक्चुअल में मिलियनर्स होते हैं। सो आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट दिस, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, रियल एस्टेट क्रिएट्स रियल मिलियनर्स। अब रियल क्यों बोला? क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट से अमीर बन रहे हैं तो वो आपके हाथ में नहीं है। स्टॉक मार्केट कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके हाथ में नहीं है। स्टॉक बढ़ते भी है, कम भी होते हैं, आप सेफ जगह पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट एक ऐसी चीज़ जो डेप्रीशिएट होगी नहीं, जो आपके साथ में, आपके हाथ में है। तो आप अगर रियल एस्टेट से अमीर बनते हो तो आप एक रियल मिलियनर बनते हो। एंड यू सी पीपल जिनके पास लैंड है, दे आर द रियल वेल्दी पीपल, जिनके पास लैंड है। बार बार बोल रहा हूँ लैंड, बिकॉज अगर आप इस लैंड के ऊपर फोकस करोगे एंड यू बिकम अ मिलियनर विद द लैंड, यू विल बी द किंग इन द मार्केट। और ये बहुत कम लोगों को पता है। नाउ यू नो दिस, क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, किसी के पास लैंड नहीं है, उसने ये एक फ्लैट खरीदा, आप ज़रा इसे देखना, आपको बड़ा मज़ा आएगा, समझने में बड़ा मज़ा आएगा। हमारा फेवरेट पर्सन, मैं एक बार हमेशा नाम ले लेता हूँ, कॉमन नेम लेते हैं, राहुल। राहुल ने एक फ्लैट खरीदा, एक ऐसे अपार्टमेंट में जिसमें 50 फ्लोर्स हैं। अब उसने अपनी लाइफ की पूरी पूंजी जोड़ी और उसने एक पेंट हाउस खरीदा। अब पेंट हाउस का सिंपल मतलब होता है इसमें 5 फ्लोर हो और टॉप फ्लोर हो, तो यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है। राहुल ने सोचा कि मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे बैठा करूँगा, शाम को हवाएं चला करेंगी, हम चाय की चुस्की लिया करेंगे। चाय के अलावा मैं आपको कुछ और सजेस्ट भी नहीं कर सकता पीने के लिए, क्योंकि मैं खुद नहीं पीता, मैं वैसे तो मैं चाय भी नहीं पीता, बट यहाँ पे राहुल ने सोचा और राहुल ने पेंट हाउस ले लिया, मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए का ले लिया। अब 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के बाद, भगवान ना करे, पहले ऐसा होने के चांसेस भी बहुत कम है, बट भूकंप आ जाता है, यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया और इसमें दरार आ गई, इस बिल्डिंग में दरार आ गई, या बुरे से बुरा, एक बार के लिए मान लेते हैं, हो तो सकता है ये भी है कि ये गिर गया। अब आप मुझे बताओ वो पेंट हाउस है कहाँ? वेयर इज दैट पेंट हाउस? अब अगर ये गिर गया तो ये वापस कैसे आएगा? इसने तो 10 करोड़ रुपए लगा दिए थे,
ये वापस कैसे आएगा? एक ही तरीका है। वेल, लैंड के ऊपर बना हुआ था, लैंड इसकी है, राहुल की लैंड है, बट कितनी? 1/50, 50 शेयर हैं इसमें, क्योंकि 50 फ्लोर से, मान लो मैं ये मान के चल रहा हूँ एक फ्लोर पे एक ही बंदा रह रहा है। अगर एक फ्लोर में 4 बंदे रह रहे हैं तो मान लो ये 100 200 कितना भी हो सकता है, 250 फ्लोर्स भी हो सकते हैं, 250 अपार्टमेंट सॉरी फ्लैट्स हो सकते हैं, बट फिर भी उसकी जो भी लैंड है, अब ये कब मिलेगी इसे? जब ये दोबारा से सोचेंगे सब कि अब हम पैसा लगाते हैं। मान लो इसे बनाने में दोबारा से 50 करोड़ रुपए लगेंगे और 50 फैमिलीज हैं, तो 50 की 50 फैमिली एग्री हो कि हम 1 करोड़ रुपए दोबारा से देने के लिए रेडी हैं, तो हमारे पास 50 करोड़ रुपए आएगा और हम इसे दोबारा बनाएंगे, तब जाके उसका घर बनेगा। और इसे बनने में कितना टाइम लगेगा? 10 साल लगेंगे, 10 ईयर्स। सो मैं आपको बेटर आइडिया बताऊं, ये 10 करोड़ रुपए अगर वो पेंट हाउस नहीं खरीदता, इसे चलो रेंट पे ले लेता, यहाँ पे रेंटिंग इज बेटर। अगर वो इसे रेंट पे ले लेता तो आपको पता ही है जी 2% के हिसाब से उसे पे करना पड़ता, बट हवा तो वो फिर भी ले लेता, या उस पैसे को बचा के वो वर्ल्ड ट्रैवल भी कर सकता था। क्योंकि अगर आज राहुल के पास 10 करोड़ रुपए हैं और अगर वो आज उसका घर गिर जाता है और गिरने के बाद वो कहीं और रेंट पे रहता है, तो भैया जो बंदा 10 करोड़ के घर में रह रहा है वो कम से कम 1 लाख रुपए महीना तो रेंट देगा, कहीं भी रह रहा होगा तो 1 लाख रुपए फिर भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये मान लेते हैं जी सिर्फ ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 साल लगेंगे जी, 10 साल लगेंगे उस घर को बनने में दोबारा से। वो जो दोबारा से कंस्ट्रक्ट होगी ज़मीन, उसे 10 साल लगेंगे। तो अगर उसने वो पैसा इन्वेस्ट किया होता तो उसके पास 10 साल के बाद 51 करोड़ रुपए होते। और यहीं पे अगर वो इन्वेस्टमेंट को इसी तरीके से 20 साल के लिए कर देता तो राहुल 10, यहाँ पे पहले 20 कर देते हैं, तो राहुल जो है वो एक्चुअल में मिलियनर बनता। कैसे? मैं दिखाता हूँ ऐसे। राहुल के पास 50 करोड़ नहीं होते, फिर 100 भी नहीं होते, राहुल के पास 250 करोड़ से ज़्यादा होते हैं। जो 10 करोड़ रुपए की कैपिटल अगर आज रख के कोई बैठा है, वो 20 साल के अंदर 250 करोड़ पे पहुंच सकता है, अगर उसे कंपाउंडिंग की पावर समझ आ गई। देखो 16% कुछ भी नहीं होता, ये तो 1.5% की बात भी नहीं है। हम 1.5% मंथली एवरेज की बात नहीं कर रहे। कोई भी बिजनेसमैन आज ऑपरेट करता है तो वो कम से कम 2 या 3% पे ऑपरेट करता है, इतना तो उसे चाहिए अपनी कैपिटल पे हर महीने। तो अगर कोई इतना ऑपरेट करता है तो आप समझो कि अगर हम कहाँ पे पैसा लगाएं और कहाँ ना लगाएं। लैंड में इन्वेस्ट करना है, डू इट। फ्लैट और फ्लोर में इन्वेस्ट करना है, मैं आपको बोलूँगा आप एक काम कीजिए, आप रेंट पे ले लीजिए, दैट विल बी अ बेटर। अपनी लाइफस्टाइल भी जिए और आप बच भी जाएंगे ट्रैप से। आप कभी भी शिफ्ट करना चाहो, कहीं और जाना चाहो, आप जा सकते हो, यू हैव द फ्रीडम। बट लैंड में इन्वेस्ट किया, एप्रिसिएशन आएगा ही आएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अपने सीए के साथ बैठ के आप डिटेल में समझ सकते हो इन्वेस्टिंग इन अ होम इफ़ यू रियली बाय इट। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब फाइनली अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। अगर आप बचाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। अगर आप इसी तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहते हैं, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, बिकॉज अगर नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक नहीं किया तो लगातार वीडियोस नहीं मिलेंगी। सो सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड। Three, go!